धान के खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम भोलपुर था। इस गांव में दो भाई चंगू और मंगू अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके पिता का नाम रमेश था और उनके पास एक छोटी सी चावल की दुकान थी। चंगू और मंगू भी उसी दुकान को संभालने में मशगूल थे। एक दिन दोपहर के समय जब उसकी माँ पीछे की रसोई में दोपहर का भोजन बना रही थी, तब चंगू और मंगू एक ग्राहक के लिए चावल तोल रहे थे। उनके पिता रमेश खड़े होकर दोनों को गुस्से से देख रहे थे। तभी चंगू का ध्यान अपने पिताजी पर गया। वह पूछता है, हमने कुछ गलत कर दिया क्या? आप हमें गुस्से से क्यों देख रहे हैं? रमेश उनसे गुस्से में कहता है, अरे गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? तुम दोनों की वजह से ही हमारी हंसी उड़ती है। चंगू और मंगू हैरानी से पूछते हैं, हमारी वजह से? हमने क्या किया है? ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। तुमने तो एमबीए किया है ना? क्या यह सब करना था एमबीए के बाद? क्या क्या बड़े सपने देखे थे मैंने और तुम्हारी माँ ने, लेकिन तुम दोनों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। इतना कहकर रमेश घर के अंदर चला जाता है। क्या हुआ, क्यों बच्चे को डांट रहे हो? रमेश विचलितता के साथ बोलता है, मुझे तो समझ नहीं आता, क्या करूं? कल को उनकी शादी होगी तो कैसे रहेंगे? ले देकर बस अब एक खेत ही बचा है हमारे पास, लेकिन अब मैं इन दोनों पर एक भी पैसा खर्च करने वाला नहीं। ऐसा मत कहिए, अपने ही बच्चे हैं, कुछ समय और दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भैया, इस साल की फसल अच्छी हुई है, हमें अपने व्यापार का विस्तार करना चाहिए और आसपास के शहरों में बिक्री शुरू करनी चाहिए। मंगू ने सहमति से कहा, तुम सही बोल रहे हो, हम अकेले गांव वालों पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें नए ग्राहक खोजने होंगे। तभी उनकी सारी बातें उनके पड़ोस में रहने वाला चंदन सुन लेता है। अच्छा, तो यहाँ पर तरक्की के सपने देखे जा रहे हैं, और जैसे मैं तो यह गांव में मक्खी मारने के लिए बैठा हूँ। इनका कुछ तो करना होगा। अगर यह लोग कामयाब हो गए तो पिताजी मुझे ताना मार मार कर परेशान कर देंगे। इधर दोनों भाइयों को पिताजी की बातें बहुत खटक रही थी, इसलिए पूरी रात सोते नहीं हैं, सोचते रहते हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए। इसी सिलसिले में अगली सुबह वह दोनों गांव के सरपंच चिंटू लाल के पास जाते हैं। सरपंच जी प्रणाम। सरपंच जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा आओ, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? वैसे इस बार तो फसल भी अच्छी हुई है। हाँ सरपंच जी, हम भी उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। मुझसे क्या मदद चाहिए बताओ, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। सरपंच जी, क्या आप आसपास के व्यापारों के बारे में बता सकते हैं ताकि हम उन्हें अपना चावल बेच सकें? तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हो। विकास नाम का एक व्यापारी आज से कस्बे में राइस मिल लगा रहा है, आप अपना चावल उसे बेच सकते हो। चंगू और मंगू ने सरपंच जी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वहां से अपने घर चले गए। लेकिन रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को रोते हुए देखा। आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? बूढ़ा आदमी गम से भरपूर होकर बोला, वह मेरा सारा पैसा लेकर भाग गए। कौन भाग गया बाबा? बेटा, मैं अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा लेने जा रहा था, तभी ना जाने कहां से दो बदमाश आए और मुझे धक्का देकर मेरे सारे पैसे छीनकर भाग गए। अब मेरी पत्नी का क्या होगा बेटा? वह बहुत बीमार है। दोनों भाइयों को उस बूढ़े बाबा की बात सुनकर उन पर दया आ गई और उन्होंने उसे कुछ पैसे दे दिए। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, तुम अपना पता बता दो, मैं पैसे लौटाने वापस आऊँगा। अरे नहीं बाबा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से दवाई लेकर घर जाइए। हम दोनों भाई की इसी गांव में चावल की दुकान है, कभी ज़रूरत हो तो हमें याद कीजिएगा। फिर दोनों भाई घर चले जाते हैं और दुकान में बैठे पिताजी को सरपंच जी की सारी बातें बताते हैं। लेकिन आखिर वह तुम दोनों से ही क्यों चावल खरीदेगा? देखिए पिताजी, हम अपने खेत में इतनी अच्छी फसल लगाते हैं जिससे अच्छी खासी उपज भी होती है, लेकिन पूरे साल गांव वालों को चावल बेचकर भी हम अपने पूरे चावल खत्म नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम फैक्ट्री को देंगे तो हम अपना जल्द ही सारा चावल बेच सकेंगे और अपने उपज के बारे में भी सोच पाएंगे। रमेश अपने बेटों की बात सुनकर परेशान हो रहा था और उधर चंदन फिर से सारी बातें सुन लेता है। कल के आए फकीर अमीर होने के सपने देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ कौन बाजी मारता है। अगले दिन चंगू और मंगू अपनी दुकान की अच्छी से अच्छी चावल लेकर उस व्यापारी से मिलने चले जाते हैं। जब दुकान में कोई नहीं होता तभी चंदन चावलों को खराब चावलों से बदल देता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इधर दोनों भाइयों ने चावल का सैंपल उस व्यापारी के पास पहुँचाया। सर, हमें आपके बारे में सरपंच जी ने बताया है। सर, हमारी बहुत अच्छी उपज होती है
और हम अच्छे क्वालिटी की चावल बेचते हैं, वह भी बिना केमिकल वाले। सर, अगर आप हमसे हमारे खेत के सारे चावल खरीदेंगे तो हम आपको सही दामों में चावल दे सकते हैं। इससे हमें भी ज़्यादा पैदावार करने का मौका मिलेगा और आपका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, पहले चावल दिखाओ। विकास को उनके चावल पसंद आ जाते हैं और वह उनसे व्यापार करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों भाई खुशी से फूले नहीं समाते और घर आकर यह खबर अपने पिता को सुनाते हैं। मैना कहती थी सब ठीक हो जाएगा, आज हमारे दोनों बेटे कामयाब होने की राह पर चल पड़े हैं। हाँ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जब कामयाब होंगे तब खुश हो लेना। दोनों भाइयों उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह चंगू और मंगू की दुकान के बाहर बहुत से लोग आकर शोर मचाते हैं और चंदन दूर खड़ा होकर यह नज़ारा देखकर खुश हो रहा था। अरे रमेश, बाहर निकल, तेरी तो खैर नहीं, तेरा चावल खाकर मेरे बेटे का तो मुंह कट गया। अरे देख क्या रहे हो, तोड़ो दरवाज़ा और उनकी दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दो। भीड़ की आवाज़ सुनकर सारे लोग घर से बाहर निकलते हैं और सबको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले एक भी नहीं सुनते और दुकान के अंदर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। रमेश का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब सभी गांव वाले सिर्फ चंदन की दुकान से ही चावल खरीदने लगे। उधर व्यापारी को पता चला तो उसने भी चावल खरीदने से मना कर दिया। चावल ना बिकने की वजह से घर में तंगी हो गई और रमेश की हालत भी बिगड़ने लगी। चंगू मंगू जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया, पूरा शरीर तप रहा है। दोनों भाई अपने पिता को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तभी चंदन खराब चावल की बोरी लेकर उनके दुकान में घुसता है और उधर वह बूढ़ा आदमी उनके पैसे वापस करने आ रहा होता है। चंदन को चावलों की हेरा फेरी करते वह देख लेता है और कहता है, अरे बदमाश, यह तू क्या कर रहा है? गांव के लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? देखो देखो गांव वाले, यह चावल की बोरी बदल रहा है। आवाज़ सुनकर रमेश भी उठ खड़ा होता है और बाहर आकर चंदन को खराब बोरी के साथ पकड़ लेता है। सारे गांव वाले वहां पर आकर चंदन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर विकास आ जाता है और उन्हें रोक देता है। रुक जाइए आप लोग, मैं तो चंदन के साथ चावल खरीदने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह इतनी गंदी हरकत करेगा। तभी दोनों भाई वहां पहुंचते हैं। पिताजी आप ठीक हो गए, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मुझे माफ़ कर दीजिए रमेश चाचा, मैं आपके बेटों की तरक्की से डरने लगा था, क्योंकि फिर मेरे पिताजी मुझे ज़िंदगी भर ताना मारते रहते। तभी रमेश को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव बना रहा था। रमेश उसे माफ़ कर देता है और इधर व्यापारी भी इन दोनों भाइयों से चावल खरीदने का सौदा पक्का कर लेते हैं। चंगू का सपना पूरा हो गया और मंगू की शादी हो गई। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।